So, guys, welcome back. We will be studying. So, we will be studying Rayleigh's method for a multi-degree of freedom system. So, this is a simple energy-based method जिससे हम फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं किसी मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की। तो हमने देखा एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की भी हम निकाल सकते हैं इससे फ्रीक्वेंसी। जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कैंट और बीन पे एग्जाम्पल दे के उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाली। बेसिकली हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्यों निकालते हैं? तो अगर आपको पता होगा, जैसे कि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो एक सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की। विच मीन सपोज आपके पास एक सिस्टम है और आप उसको डिस्टर्ब करते हो, तो वो जब वाइब्रेट होगा ना, if there is no damping, it will start vibrating with that natural frequency. Natural frequency is an indicator of how many vibrations take place in a given period of time. है ना, omega n is equal to 2 pi by t और 2 pi न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। कितनी वाइब्रेशंस होती है एक सेकंड में या एक मिनट में, depending upon how you measure. So we will use this Rayleigh's method or energy method to find the fundamental frequencies of a multiple degree of freedom system. मतलब अगर आपके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसीज होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? उसकी तो वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज होती है। सो उनको हमने ऑलरेडी फाइंड किया, बट वी विल यूज अनदर मेथड जिससे हम उनको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो दैट मेथड इज ड्यू टू रेले, है ना। तो अब आप इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम वही अप्लाई करेंगे। सो लेट्स सी, टेक दिस फिगर फॉर एग्जांपल। सो दिस इज अ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम जिसमें एक दो तीन स्प्रिंग्स है, K1, K2, K3, and there are two weights W1 and W2. This is in vertical position. So what will happen in this vertical position? अगर मतलब system is not disturbed, in this case there is no vibrations initially, मतलब कुछ नहीं है, अभी कोई वाइब्रेशन स्टार्ट नहीं होगी, तो आप क्या करते हैं, ये जो W1 है, दिस विल गो डाउनवर्ड्स, है ना, अंडर इट्स ओन वेट। इसका W1 का वेट है, वो उसको थोड़ा बहुत नीचे पुल करेगा। सिमिलरली जो W2 है वो थोड़ा नीचे पुल करेगा। So there will be a deflection, static deflection of W1, है ना, उसको हम स्टैटिक डिफ्लेक्शन करेंगे जितना ये नीचे आएगा, और उसको W2 को कहेंगे उसकी स्टैटिक डिफ्लेक्शन। तो जो रेले ने किया, उसने इन स्टैटिक डिफ्लेक्शन को यूटिलाइज करके जो सिस्टम की फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाली यूजिंग एनर्जी मेथड। तो हमें अब पता है रेलेज मेथड क्या कहता है। रेलेज मेथड स्टेट्स क्या, पहले सिस्टम की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो और फिर उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लो, और फिर दोनों को इक्वेट कर लो, आपको वहां से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सो ऑब्वियसली जो इसमें जो इक्वेशन मिल जाएगी वो होगी सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मतलब हो गया, उसमें जो ओमेगा, उसमें आएंगे ना दो फ्रीक्वेंसीज, तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लेट्स सी व्हाट दैट इज। अभी अगर आपको समझ भी नहीं भी आएगा, दैट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इज अ बिट डिफिकल्ट। मतलब डिफिकल्ट नहीं, मतलब अगर आप इसको, इफ आई हैड टू टीच इट इन ऑफलाइन मोड, देन मे बी आई वुड हैव ट्राइड माय बेस्ट, बट इन दिस वे इट्स अ बिट ट्रिकी। बट सो मैं आपको एडवाइस करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि आप बुक से भी देख लीजिए, या यू स्टडी सम गुड बुक और पीडीएफ फ्रॉम ऑफ एनी सोर्स, जिसमें आप फिर ये रिलीज मेथड पढ़ेंगे। सो एनीवे आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो व्हाट डज, तो हम रिले मेथड में क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि जो W1 है, वाइल जब ये वाइब्रेट स्टार्ट करना होगा, जब हम इसको डिस्टर्ब करेंगे सिस्टम को, फॉर एग्जांपल बाय गिविंग W1 सम इनिशियल कंडीशन, इसको थोड़ा डाउनवर्ड मूव करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर ये वाइब्रेट करना स्टार्ट होगा, उसकी वजह से फिर ये भी वाइब्रेट होगा, बिकॉज दे आर कपल्ड, है ना, दोनों वाइब्रेट होंगे फिर। तो जब हमने इसको वाइब्रेट करवाया, तो वंस इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, सो व्हाट हैपेंस कि हम क्या करेंगे, सो हम इसका मोशन जो है W1 का, वो अज्यूम कर लेंगे हार्मोनिक, मतलब हम मान लेंगे दिस इज द कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम t, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है x1 और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है x2 का, दैट इज आल्सो द कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम t। तो ये हमने ऑलरेडी इनकी फ्रीक्वेंसी निकाली, एंड वी हैव डन दैट, इसकी जो रेस्पॉन्स है वो कैसे आएगी, हमने ऑलरेडी किया जब मैंने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम किया। तो अब हम वही अज्यूम करते हैं कि हार्मोनिक मोशन होगी। तो उस हार्मोनिक मोशन को हम अज्यूम करेंगे बाय कंसीडरिंग दैट x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं दिखा दूंगा,
x1 is xo1 cos omega and t. So basically this xo1 is the static deflection of mass 1 and cos omega and t means जो इसकी, तो यही तो हुआ हार्मोनिक मोशन हमने एज्यूम कर लिया किसका, मास 1 का। इसी तरह मास 2 का ओमेगा एन टी कॉस ओमेगा एन टी। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो मास 1 का होगा दैट इज एज्यूम्ड टू बी xo1, है ना। So that is anyway also the static deflection. This is the Rayleigh's assumption. तो ये जो W1 का हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मानेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइब्रेशन दैट विल बी xo1, W2 का मान लेंगे xo2। तो फिर हम वाइब्रेशंस को लिख सकते हैं, मतलब x1 फिर इसके बराबर आएगा, x2 फिर इसके बराबर, और xi मतलब इन जनरल हम मान लेंगे xoi cos omega and t। मैंने o इसलिए लिखा बिकॉज दिस रेफर्स टू द स्टैटिक डिफ्लेक्शन एज वेल। तो नाउ इट इज वेरी इजी टू फाइंड द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे इसकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस जो इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड देन वी विल इक्वेट दैट विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। So in this case the maximum potential energy will be one half of force into x naught, है ना। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है बराबर वन हाफ ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है xo1, इसलिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी वन हाफ ऑफ फोर्स जो W1 है। W1 is the force, weight force of mass m1, so that maximum potential energy will be one half of W1 into xo1, ठीक है ना। सिमिलरली जो दूसरा मास है उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वन हाफ ऑफ W2 into xo2, which means the total potential energy will be the summation of 2, so which is actually the maximum potential energy, ठीक है ना। So you have to correlate it with the previous lecture as well। तो आप इसको उसके साथ अगर correlate करेंगे you will understand कि ये maximum potential energy one half of W1 xo1 क्यों है। Because the system is in vertical position, W1 is the weight force and xo1 is the maximum deflection of the mass 1, which is at this point of time unknown। तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आगे बता दूंगा, बट वी विल assume कि xo1 is the maximum deflection of mass 1 or W1 is the weight of the mass 1। Similarly for mass m2 we have W2 as force, weight force of mass m2, and xo2 is the maximum deflection of mass m2, which is again unknown at this point of time because x maximum deflection is हमने वो नहीं फाइंड किया। इनको हम फिर स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट से फाइंड करते हैं, बट दैट आई विल शो इन द नेक्स्ट लेक्चर, the time permits, or maybe we'll omit that. But xo1 and xo2 you should remember at this point of time are maximum displacements of mass m1 and m2 respectively। तो once इसी तरह जब हम फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन करेंगे तो एक काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है वन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो दो जो है दो मासेस उनकी होगी वन हाफ ऑफ एम वी वन स्क्वायर प्लस वन हाफ ऑफ एम टू वी टू स्क्वायर। तो अब हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने व्हिच मींस देयर द वेलोसिटी इन द काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम वेलोसिटी। अब मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर होती है, बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड द मोशन टू बी हार्मोनिक, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना एक बार, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जो कोएफिशिएंट आएगा इसका हार्मोनिक फंक्शन का, सो दैट विल बी xo1 ओमेगा n, है ना। xo1 into ओमेगा n, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया। बेसिकली इसको एक बार डिफरेंशिएट करो यू विल ऑब्टेन dx1 by dt will be equal to xo1 is a constant d of cos omega nt, इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी sin omega nt, तो into omega n। तो sin का मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो गई फिर xo1 into omega n। So that is what the maximum velocity will be। वही तो मैंने फिर यहाँ पर लिखा एक्चुअली। So I have written m को मैंने w by g लिखा है ना, because m is weight divided by acceleration due to gravity, and maximum velocity will be xo1 omega n square for mass m1 है। So similarly जब हम इसको फिर दोनों की kinetic energy ढूंढ लेंगे, so that will be one half of w1 by g xo1 square omega n square, है ना, दोनों का स्क्वायर है ना, because this xo1 omega n is the maximum velocity। तो काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी को स्क्वायर होता है ना, दैट इज स्क्वायर टर्म, तो दोनों को फिर आएगा xo1 स्क्वायर ओमेगा n स्क्वायर।
इसी तरह जो दूसरे की काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी 1 हाफ ऑफ W2/g XO2 स्क्वायर ओमेगा n स्क्वायर। So omega n is again unknown. XO2 is unknown also, है ना? उसको हम फिर दूसरे मेथड से फाइंड करते हैं. We'll see that, but this time we are actually trying to obtain the Rayleigh's equation for a 2 degree of freedom system. तो मैं अब इसको फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को पुट करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम को, तो यहाँ से फिर देखो नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकलेगी. सो दिस इज क्वाइट इजी, है ना? ये मैंने यहाँ पे ऐड किया है. ये पोटेंशियल एनर्जी है एक साइड, दूसरी साइड है काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन में है नेचुरल फ्रीक्वेंसी टर्म. सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्क्वायर विल बी देन इक्वल टू दिस. इसको मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे अरेंज किया एंड देन आई ऑब्टेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, है ना? यहाँ ओमेगा एन कॉमन निकलेगा, ओमेगा एन स्क्वायर. So omega n square will be equal to this divided by this. So you will see this turns out to be quite easy and simple equation. Even though ये थोड़ी बहुत बड़ी है, but it is quite simple. So this will be the natural frequency. G into W1 XO1 plus W2 XO2 W1 XO1 square plus W2 XO2 square. So XO1 is the maximum deflection of mass M1 and XO2 is the maximum deflection of mass M2. ठीक है ना? During the course of vibration and XO1 तो नीचे भी आ रहा है, नीचे इसका स्क्वायर है, तो सो दिस वाइल फिर यहाँ पे ओमेगा एन किसके बराबर आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू समेशन. समेशन मैंने ये लिखा है ना, इसको मैंने समेशन टर्म्स में, सिंपलीफाइड टर्म्स में लिखा है इस तरह. सो दिस इज द रेलेज इक्वेशन फॉर ए मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम. अब मैंने 2 डिग्री के लिए बताया, तो मल्टीपल डिग्री के लिए भी यही होगी. तो उसमें फिर 3 मासेस होंगे, तो दिस विल ऐड जस्ट वन मोर टर्म इन दिस इक्वेशन, है ना? अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होगा. सो दिस इज द रेलेज मेथड. तो मैंने इसमें एग्जांपल नहीं दी है हाउ रेलेज मेथड कहाँ पे हम यूटिलाइज करते हैं, तो वी विल सी दैट एक्चुअली वो हम आगे देखेंगे. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द बेसिस ऑफ रेलेज सिस्टम इज दैट वी equate maximum kinetic energy with the maximum potential energy, and from that we obtain the natural frequency of the system. तो natural frequency ये होता है सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक. वो कैरेक्टरिस्टिक जब आप एक सिस्टम को डिस्टर्ब करोगे and then you leave it to vibrate on its own, it will vibrate with this frequency, the natural frequency. So that is why this natural frequency is very important, and we will see why it is important to find the natural frequency of the system subsequently. This is the Rayleigh's method for multiple mass. यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो XO1 और XO2 है, they are to be determined by influence coefficients. जैसे कि इससे पहले हम फोर्स डिटरमाइन करते थे ना बाय इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट्स, इसी तरह जो डिस्प्लेसमेंट है उसको भी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट्स से हम डिटरमाइन करेंगे. सो आई आस्क यू टू रिलेट दिस stiffness influence coefficients with the flexibility influence coefficients. Actually they are reciprocal of each other. वो आप देख लेंगे and I will give that as an assignment in subsequently. तो वो आप देख लेंगे how stiffness and flexibility influence coefficients are related. तो stiffness coefficients मैंने पढ़ा लिया है, but I did not say anything about flexibility influence coefficients. So, but they have a relation and you will see that. तो आप खुद देख लेंगे, ठीक है ना? Because we are constrained by the time as well as the means I have to communicate with you. So I don't know whether you are understanding anything or not, but I have to try, ठीक है ना? हम try करेंगे. So let's see. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो XO1 है, that is the maximum displacement of mass 1 and XO2 is the maximum displacement of mass 2. And this is XO1 and XO2 is to be found from the influence coefficients. कौन सी? या तो हम stiffness influence coefficients यूज करेंगे या flexibility influence coefficients. So basically they are stiffness and flexibility influence coefficients are reciprocal of each other. तो हम देखेंगे आगे, but at this time you will remember the मतलब आप इतना ही समझ लो. So this is it. This is the Rayleigh's method. This is the equation for the Rayleigh's method. ये जो यहाँ पे equation है ना, and the natural frequency which is obtained by a simple method by simply equating the potential and the kinetic energy. तो हम equate क्यों करते हैं potential energy और kinetic energy को? Because this system is a non-dissipative system, है ना? तो जो ये सिस्टम है ना, स्प्रिंग मास सिस्टम जो हम assume करते हैं, इसमें हम assume करते हैं कि energy will not be wasted, energy will not get dissipated. So there is no damping actually, because of which energy remains constant throughout the course of motion. It just flips from potential to kinetic and from kinetic to potential. For example, अगर मेन पोजीशन होगी ना वेट की, वहां पे जो हमारा वेट है वो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी.
मीन पोजीशन पे, क्योंकि उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी जीरो। बट both of these maximum values will be equal because no energy is wasted, है ना, from principle of conservation of energy, and this system is actually a conservative system. This is why the energy method applies. तो अब मैं यहाँ पे एक्चुअली एक थ्योरेटिकल प्रैक्टिस आपको बता दूंगा, इसमें थ्योरेटिकली हम इसको क्यों फाइंड करते हैं। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे, जो ये रेलेज मेथड है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द क्रिटिकल स्पीड ऑफ द shaft. अब क्रिटिकल स्पीड क्या होती है शाफ्ट की, वो मैं बता दूंगा। दिस इज थ्योरी। अब इसमें मैथमेटिकल ज्यादा नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इंट्यूटिवली कि एक शाफ्ट की क्रिटिकल स्पीड क्या होती है। सी बेसिकली मैं आपको बता दूंगा ये क्या होता है। सपोज आपके पास एक शाफ्ट है, तो दिस इज द शाफ्ट जो आपके पास है, एंड इट इज रोटेटिंग, ठीक है ना, डरो नहीं, ये जस्ट रोटेट कर रहा है एक शाफ्ट। फॉर एग्जांपल इट इज अ शाफ्ट ऑफ ए व्हीकल, है ना। So it is a shaft of a vehicle that transfers power from the engine to the wheels. मान लो ये वही shaft है। अब ये shaft जब rotate करता होगा, so what happens actually, if there is a very small mass on this shaft. For example, एक हमने यहाँ पे, मैंने इसको एक additional mass दिया shaft को, यहाँ पे थोड़ा सा एक weight डाला, यहाँ पे थोड़ा सा, बहुत कम, इधर भी एक थोड़ा सा weight डाला। तो अब जब ये rotate करता होगा, there will be a centrifugal force on this mass, and this force will be towards लेफ्ट, ना टूवर्ड्स डाउनवर्ड है ना, अगर इस पोजीशन पे डाउनवर्ड होगा। अब जब ये रोटेट करता होगा तो फोर्स भी डायरेक्शन चेंज करेगा। सो द फोर्स विल हैव अ वेक्टर इन द सर्कुलर मोशन, है ना, सर्कुलर कोर्स। और इसका जो वेक्टर होगा दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सर्कल, बट आउटसाइड टुवर्ड्स द सर्कल, जब ये रोटेट करेगा ना ये। सो व्हाट हैपेंस, जब अगर इसमें एक अनबैलेंस्ड मास होगा ना शाफ्ट में, मतलब अगर शाफ्ट हमारा अनबैलेंस्ड होगा, विच मीन्स कि हमारा जो शाफ्ट है वो आपको उसमें कुछ ना कुछ अनबैलेंस होगा, इवन दो उसको अगर हम कितना भी स्मूथ कर लें। मान लो ये इसका अनबैलेंस है शाफ्ट। अब शाफ्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा m1 और ओमेगा स्क्वायर आएगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टुवर्ड्स आउट। वो किस में पाएगा फोर्स, मास m1 में। तो बाकी जो मास एलिमेंट है ना शाफ्ट का, मतलब शाफ्ट का जो अपना मास है, अगर सपोज यहाँ पे एक मास होगा, यहाँ पे इस साइड मास m1 के लेफ्ट में एक मास एलिमेंट है, उस पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक मास ऐसा होगा जिसपे एग्जैक्टली उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, व्हिच मींस दैट विल गेट कैंसल्ड। तो अब नेट फोर्स फिर उसी अनबैलेंस्ड मास पे होगा जो इस शाफ्ट में अनबैलेंस होगा। इसलिए अगर शाफ्ट स्मूथ नहीं होगा ना, तो उसमें ज्यादा वाइब्रेशंस होंगी। अब मान लो मेरे पास स्मूथ शाफ्ट नहीं है, उसमें एक मास एडिशनल मास m1 है, ये उसमें फोर्स आएगा टुवर्ड्स दिस एज शोन, which will be equal to m1 r omega square। r होगा रेडियस ऑफ शाफ्ट, है ना, because you know the centrifugal force is actually equal to m1 r omega square, है ना। basically this centrifugal force is nothing, है ना, ये this is the force experienced by a rotating object when it rotates, ठीक है ना, and this force is equal to m1 r omega square and is directed towards outside to the mass, है ना। मतलब अगर एक बॉडी सर्कल में चलते, जैसे कि ये बॉडी चलते है इस सर्कल में, शाफ्ट रोटेट होता होगा, मास m1 यहाँ पे, तो एक फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स आउटसाइड एंड इट विल बी इक्वल टू m1 r ओमेगा स्क्वायर। ये पता है आपको, है ना। अब मैं क्या कहता हूँ कि ये एडिशनल मास जो यहाँ पे मैं लगा हुआ था शाफ्ट में, मतलब ये जो अनबैलेंस्ड मास होगा, इसमें जो फोर्स आएगा ना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स there are vibrations, lateral vibrations will take place in this shaft। उसकी वजह से lateral vibrations होंगी shaft की, because shaft will have stiffness, shaft की अपनी stiffness होगी ना। तो you must have noticed कि जब एक machine चलती है उसमें vibrations होती है। So those vibrations are actually due to these unbalanced masses। एक्चुअली जब एक मशीन चलती है तो उसमें जब वो वाइब्रेशंस होती है ना, चाहे कम होगी या ज्यादा होगी, अगर पुरानी मशीन होगी या कोई किसी अच्छी कंपनी की मशीन नहीं होगी, उसमें ज्यादा वाइब्रेशंस होगी, क्योंकि उसमें अनबैलेंस्ड मास होते हैं। क्योंकि देयर इज अगर हम कुछ भी करेंगे, कुछ ना कुछ अनबैलेंस होता ही है, इसलिए वाइब्रेशंस होती है। क्योंकि उन मासेस पे फिर यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, क्योंकि वो रोटेट होती है, उसकी वजह से उनमें वाइब्रेशंस होती है। अब जब इस शाफ्ट में वाइब्रेशंस होंगी ना, because of this unaccounted, this is the unaccounted centrifugal force,
अनअकाउंटेड मैं इसको इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये जो मास है, दिस इज द एडिशनल मास इन द शाफ्ट। अगर ये मास नहीं होता ना, तो शाफ्ट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता, लेकिन एक साइड से जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता, दूसरे साइड से एग्जैक्टली उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता, तो फिर वो कैंसिल होता। लेकिन अब इसमें एक एडिशनल अनबैलेंस मास आ गया, उसकी वजह से इसका मतलब हो गया दिस फोर्स प्लस इसमें अनअकाउंटेड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से शाफ्ट में वाइब्रेशंस होंगी, है ना। सो दिस विल एक्ट एज अ स्प्रिंगी एलिमेंट, दिस मास है वो, बिकॉज इसमें तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है जो इसको सस्टेन्ड वाइब्रेशंस देगा। दैट इज व्हाई व्हेन अ मशीन इज मूविंग, even a wheel even a vehicle, when it's moving, you will notice there are small vibrations in it. But if these masses, इनको इसलिए फिर वाइब्रेशन प्रॉब्लम एक बन जाती है कि इन अनबैलेंस्ड फोर्सेस को कैंसिल करना होता है, because of which the vibrations are decreased. So I will show it in this. So this मैंने ये दिखा दिया, यहाँ पे मैंने लिखा है this unbalanced mass m1 and m2 may be due to a gear disc, है ना। सपोज अगर आप अब आप कहोगे आपने जबरदस्ती यहाँ पे m1 और m2 लगा दिया, नहीं, कभी कभार होगा यहाँ पे एक गियर होगा शाफ्ट पे, यहाँ पे भी एक गियर या डिस्क होगी, तो उसकी वजह से जो वो लग गया ना एक एडिशनल मास इस पे शाफ्ट पे, तो उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होगा, दैट इज व्हाई, तो उसको हम लोडेड शाफ्ट कहेंगे। तो जो लोडेड शाफ्ट होगा फिर उसमें फिर ज्यादा वाइब्रेशंस होगी, बिकॉज ऑफ दिस अनअकाउंटेड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो मैं अब आपको एक फ्री शाफ्ट दिखा देता हूँ। सी मैं आपको एक फ्री शाफ्ट दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझ आएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्यों वाइब्रेशन। मान लो ये फ्री शाफ्ट है, तो एक कंपनी ने इसको बनाया वेरी स्मूथली, मतलब कोई भी वो नहीं है इसमें अनबैलेंस्ड मास। अब मैंने इस शाफ्ट के नीचे एक पॉइंट डाला, मतलब ये एक पॉइंट वो है जिसमें मास m1 आएगा, मतलब इस पॉइंट पे है मास m1, शाफ्ट का अपना मास। अब एग्जैक्टली जो इसका अपोजिट में होगा, देयर विल बी अ पॉइंट जिसमें मास होगा m2, और m1 और m2 बराबर होंगे। इसका मतलब हो गया जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे लगेगा उतना इस पे भी लगेगा, so there will be no vibration. The same is true for m3 and m4. तो कहीं पे भी आप पॉइंट ले लो जहाँ पे शाफ्ट होगा, शाफ्ट का मास होगा, उसके एग्जैक्टली अपोजिट उतना ही मास आप देख ढूंढ सकते हैं, जिसको फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ही लगेगा। सी जो अब जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका लगेगा ना, दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब ये रोटेट करता होगा। दिस इज देयर इज एन इनहेरेंट assumption कि ये रोटेट होता है, ठीक है ना। व्हेन दिस इज, अगर ये रोटेट नहीं करेगा देन आवर थ्योरी इज नॉट वैलिड, ठीक है ना, फिर उसका मतलब कुछ नहीं है। तो अभी जब ये रोटेट करता है, यहाँ पे मास m1 इस पोजीशन पे, मान लो आपने फोटोग्राफ उठाया इसका, तो मास m1 इस पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे फोर्स होगा फिर नीचे की तरफ, तो एग्जैक्टली जो m2 है उस पे होगा फोर्स टुवर्ड्स अपवर्ड्स, उस पे फोर्स होगा अपवर्ड्स। सो दैट फोर्स विल बी इक्वल, बिकॉज इस पे भी आएगा फोर्स m1 r ओमेगा स्क्वायर, इस पे भी आएगा m2 r ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज द रोटेशनल स्पीड, है ना। ओमेगा इज द रोटेशनल स्पीड, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इसकी ओमेगा है मान लो तो 10 हर्ट्स, 10 हर्ट्स हो गया 10 पर सेकेंड, तो फिर ओमेगा किसके बराबर होगा 2 पाई इंटू 10, तो फोर्स किसके बराबर आएगा m1 इंटू r इंटू 10, r इंटू 2 पाई इंटू 10। सो दिस इज जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज, वायर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक शाफ्ट बहुत स्मूथ होगा उसमें वाइब्रेशन नहीं होगी, क्योंकि उसमें अनबैलेंस्ड मास कुछ नहीं है। लेकिन आप चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, देयर इज ऑलवेज सम अनबैलेंस, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट और समवेयर। सो अ वेरी स्मूथ शाफ्ट जितनी भी कोशिश कर ले, इट्स नॉट पॉसिबल टू डिजाइन अ शाफ्ट वेरी स्मूथली, ठीक है ना, सो दैट देयर बी नो वाइब्रेशंस। कुछ ना कुछ अनबैलेंस्ड मास होगा जरूर, इवन दो वो बहुत कम होगा, लेकिन होगा, तो उसकी वजह से फिर शाफ्ट में लेटरल वाइब्रेशंस होंगे। अब उन वाइब्रेशंस की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? सपोज जो शाफ्ट है हमारा, जो ऊपर वाला शाफ्ट है जिसमें अनबैलेंस था, जब इसमें लेटरल वाइब्रेशंस होंगी ना, अब इस मास की वजह से, मान लो लेटरल वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1, तो अब उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा 1 निकली। अगर अब आपका शाफ्ट उस फ्रीक्वेंसी पे चलेगा ना एक्सटर्नली, so it will create very serious vibrations in the system because there will be resonance, ठीक है ना। उस वक्त जो एक्सटर्नल फोर्सिंग फंक्शन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो शाफ्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, लेटरल वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी,
So that will match, and this will lead to a disaster in the shaft. So the shaft at that time will vibrate with very serious vibrations, and the shaft will collapse. इसीलिए हम इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। किसकी? शाफ्ट के लेटरल वाइब्रेशंस की। देखो जो रोटेट करता है ना शाफ्ट, उसकी वजह से वाइब्रेशंस नहीं होती है। वाइब्रेशंस होती है अनबैलेंस्ड मास की वजह से, क्योंकि उसमें फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, व्हिच इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ द रोटेशनल स्पीड, है ना? ये देखो, यहाँ पे ओमेगा जो है, दिस ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, और वी कैन से दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, ठीक है ना? अब अगर आपका जो शाफ्ट है, उसमें जो लैटरल वाइब्रेशंस होंगी अनअकाउंटेड मास की वजह से, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी और शाफ्ट की रोटेशन की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, उस वक़्त क्या प्रॉब्लम होती है? उस वक़्त शाफ्ट में रेजोनेंस होगी, उस वक़्त सीरियस वाइब्रेशंस होती है शाफ्ट में। इसीलिए जो शाफ्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड और क्रिटिकल वाइब्रेशन। उस वक़्त जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकलेगी, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकली शाफ्ट की, जब उसके लेटरल वाइब्रेशंस आपने उसमें अनअकाउंटेड मास को ढूँढ लिया, एंड देन यू फाउंड कि आपकी जो वाइब्रेशंस उसमें होंगी शाफ्ट में। किसकी वजह से वाइब्रेशंस होंगी? बिकॉज़ ऑफ द अनअकाउंटेड मास। तो मान लो आपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाली 30 रेडियन, मतलब जो शाफ्ट है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपने किसी तरीके से निकाली, वही तरीका जो इससे पहले एक्चुअली हमने पढ़ा ना तरीका, रेलेज मेथड, उसको हम एम्प्लॉय करेंगे। उससे आपको शाफ्ट की फ्रीक्वेंसी निकली वाइब्रेशंस की 30 रेडियंस पर सेकंड, व्हिच मीन्स ओमेगा एन इज 2 पाई बाई टी, है ना? 2 पाई न्यू, न्यू इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी वाइब्रेशंस होती है एक सेकंड में, और कितनी रोटेशंस होती है एक सेकंड में। अब आपका न्यू निकला 4.3 हर्ट्ज। दिस मीन्स जो आपकी फ्रीक्वेंसी है शाफ्ट की, दैट इज 4.3 हर्ट्ज। सो व्हाट यू विल डू, यू विल नॉट रोटेट दिस शाफ्ट। अब आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गई 4.3 हर्ट्ज। तो जो ये शाफ्ट आप एक से उस मतलब जो आपकी गाड़ी है या जो आपका मशीन है, उसमें आप जो उसका यूजर मैनुअल होगा, उसमें आप लिखेंगे कि यू डू नॉट, प्लीज डू नॉट रोटेट दिस शाफ्ट एट दिस फ्रीक्वेंसी, प्लीज डू नॉट rotate this shaft at a frequency of 5 hertz, because at this is the critical speed of the shaft, because at this speed resonance will take place and there will be very serious vibrations in the shaft, and this will lead to the collapse of the shaft. So this is the truth of the critical speed. This is why we find the natural frequencies of the system. We find them so that we don't use them at these speeds, ठीक है ना? इस स्पीड पे हम फिर इसको कभी यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज इट इसको क्या बोलते हैं, दिस विल लीड टू द कोलैप्स, और दिस विल लीड टू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ दिस शाफ्ट, ठीक है ना? फिर शाफ्ट अगर गाड़ी में भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी ना शाफ्ट की, सपोज आपका जो जो आपकी गाड़ी है, उसमें जो इंजन से व्हील तक पावर जाता है, वो जाता है शाफ्ट एक शाफ्ट से। अब जो शाफ्ट है उसका मान लो 1000 आरपीएम है, 2000 आरपीएम है, 3000, लेकिन आप देखेंगे कि ये शाफ्ट किस रेंज में रोटेट करना है हमें। तो मान लो उसका रेंज आ गया आपको 1000 टू 2000 रेंज। तो फिर आप शाफ्ट को इस तरह डिजाइन करेंगे कि जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो उस रेंज में ना आ जाए, ठीक है ना? So this is the immediate application of this study of critical speed of the shaft. अगर आपने वो चीज ध्यान में नहीं लिया, आपने शाफ्ट, मान लो आपका शाफ्ट है उसकी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 1000 आरपीएम, मतलब उसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गई दैट इज 1000, और वहां से आपने जो आपका इंजन है उसको आपने इंजन को 1000 आरपीएम पे चला दिया। अब मैच हो गई ना फ्रीक्वेंसी, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। So this will lead to the breakage of the shaft and very serious vibrations. आप गाड़ी में नहीं चल सकते। So when a certain design is done for a vehicle, these things are actually taken into consideration. So this is why it's important that we find the natural frequency of the shafts due to the unaccounted masses. अब आप कहोगे हम क्यों ना हम shaft को very smooth बना लें, but that is not possible. There will inherently be some uh, unbalanced mass in the shaft. So that's why we have to take केयर दैट कि हम इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे, फिर उसको उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं चलाएंगे।
Okay, so I think I should stop here and I will let. Please let me know. Please give me a feedback whether you understand anything or not. So after this, अब मैं आपको ये Rayleigh's method इस पे apply करके दिखा दूंगा shaft पे and then we will see what Dunkerley's equation is. Actually फिर हम उसी Rayleigh's method में एक assumption डालते हैं जिससे हमारी problem easy हो जाती है तो उस method को हम बोलते हैं Dunkerley's method. And then after that, I may give some 2 lectures vibration isolation, or I will give you that as an assignment and instead of giving the lectures online so that even you may learn something or you may study on your own. So anyway, thanks.